हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तैयारी कैसी है आप लोगों की? पी ब्लॉक एलिमेंट जिससे 10 मार्क्स का आ रहा है, उसकी तैयारी आप लोगों की कैसी है? तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि 35 में 10 मार्क्स का अकेले पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो टॉपिक बाय टॉपिक इसको जो है अच्छे से क्लियर करो, रिवीजन करो इसको। मैं आपको एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाइट्रिक एसिड वाला पार्ट आज पढ़ाने वाला हूँ, और इजी मेथड से समझाऊंगा। आप उसको जो है अच्छे से ध्यान दें, कंसंट्रेशन बनाए रखें। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाइट्रिक एसिड वाला पार्ट। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड है आपका। इसका फॉर्मूला HNO3 है। लेबोरेटरी मेथड से कैसे बनाएंगे? लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में आपको जो है ध्यान देना होगा कि जो लेबोरेटरी मेथड होता है वो उसमें जो HNO3 प्रिपेयर होगा बहुत ही कम अमाउंट में प्रिपेयर होगा, जिसको हम सिर्फ लेबोरेटरी बनाएंगे और थोड़े बहुत यूज में काम आ सकता है। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, NaNO3 का यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। NaNO3 प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराई। आप जानते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होना ही है, तो यहां से एक H और यहां से NO3, HNO3 प्रिपेयर हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से Na और यहां से HSO4 बचा, तो साइड में क्या बनेगा, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये तो आपका हो गया लेबोरेटरी मेथड, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में नाइट्रिक एसिड इससे प्रिपेयर किया जा सकता है। लार्ज स्केल में बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल नाइट्रिक HNO3 can be prepared, can be prepared by ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप तक हम पहुंचेंगे। 3 स्टेप इसके ध्यान रखने हैं। पहले क्या होता है, अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ में होती है? ऑक्सीजन के साथ में होती है अमोनिया की रिएक्शन। अमोनिया और O2, ऑक्सीजन। इसके मोल्स हमें याद रखने होंगे, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया और 5 मोल्स ऑफ O2 लेनी होगी। इससे हमें क्या मिलेगा, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और जो है 4 3 12 H है, तो 6 H2O आपका वाटर बन जाएगा। इसमें जो कैटालिस्ट यूज होगा वो PT और RH। टेम्परेचर की कंडीशन 500 केल्विन और 6 बार प्रेशर रहेगा। इसके बाद क्या होगा, ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन हुई। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड का O2 के साथ में रिएक्शन होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की O2 के साथ में। तो यहां से प्रिपेयर होगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 प्रिपेयर होगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। O2 और NO, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करते हैं, 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां पर ओवरऑल कितने, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन हो गए, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन से ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसका जो
सबसे लास्ट स्टेप है जिसमें नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होगी, इसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो है वाटर में डिजोल्व करेंगे, तब प्रिपेयर होगी नाइट्रिक एसिड। तो NO2 प्लस H2O, यहां 3 मोल्स ऑफ NO2 लेंगे, मोल्स ऑफ NO2 लेंगे और H2O लेंगे, जिससे आपको जो है 2HNO3 बन जाएगा। यहां से 2HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस NO प्रिपेयर होगा। बैलेंस करके देख लीजिएगा कितने हैं, 3 2 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और यहां पर आपका 2H है, तो 2 3 6O और एक 7O। तो क्या करना चाहिए, 7O हो गए, 3 2 6 और 1 O, तो ओवरऑल 7 ऑक्सीजन और 3 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहां पर और 1 नाइट्रोजन यहां पर। तो इस तरीके से ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड लार्ज स्केल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। लार्ज स्केल मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में हम इसको बना सकते हैं और इसका जो है प्रोडक्शन करके काफी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हुई जाके। अब ये मेथड आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नेम रिएक्शन है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल कब करेंगे, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में। ये प्रोसेस का भी नाम इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रिक एसिड किस मेथड से बनाई जाती है, तो उसको हमें ध्यान देना होगा, किस मेथड से बनाएंगे, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसके बाद में फिर आगे का टॉपिक बताते हैं आपको। नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी समझाते हैं आपको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आप इसकी शॉट ले लिया होगा। तो अब आपको हम जो है इसकी प्रॉपर्टी, इसके स्ट्रक्चर को पहले बताते हैं, फिर उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी समझाते हैं आपको। इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O और H। यहां पर 2 लोन पेयर अवेलेबल रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। यहां जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा और यहां पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। यहां लोन पेयर कितने रहेंगे, 6 लोन पेयर रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक भी लोन पेयर बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं किया। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, नाइट्रोजन ने, जिससे यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ। और इनके बीच का एंगल जो रहेगा वो 130 रहेगा, 130, और इसके बीच का एंगल 102 डिग्री रहेगा, 130 डिग्री और 130 डिग्री। इसके इस सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O के बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 130 डिग्री का रहेगा, और OH और ON बॉन्ड के बीच का जो एंगल रहेगा वो 102 डिग्री रहेगा। तो ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से NOH बॉन्ड रहता है। जब ये डिसोसिएट होता है तो OH माइनस आयन अलग होते हैं और NO2 अलग हो जाता है। तो NO2 यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, NO2। ठीक है, चलो ये वो तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात हुई, लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल में इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। अब इसके बाद में आप ध्यान दीजिए, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, नाइट्रिक एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो है वाटर वहां पर बेस की तरह एक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। चलिए रिएक्शन करा के दिखाते हैं आपको। HNO3 प्लस H2O, नाइट्रिक एसिड, यहां पर लोन पेयर अवेलेबल रहेंगे दो, तो यहां पर ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। जब ये एसिड की तरह एक्ट करेगा तो ये यहां पर बेस की तरह एक्ट करेगा। वाटर का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है।
जब वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है तो ये बेस की तरह काम करने लगता है। जब इससे स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो ये एसिड की तरह काम करने लगता है। तो यहां पर इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बेस की तरह काम करेगा। देखिए फिर रिएक्शन क्या होगी, जब जो बेस है वो क्या करेंगे, यहां से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेंगे। HNO3 से जो प्रोटॉन है वो निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में, क्योंकि ये लोन पेयर जो है, जो H+ यहां से निकलेगा, यहां से H+ निकलेगा, उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, यहां से एक लोन पेयर H को देगा, इससे हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, यहां पर कॉन्जुगेट बेस। और यहां से क्या होगा, NO3 नेगेटिव आयन। इस तरीके से ये बनेगा, जाके आपका नाइट्रेट आयन यहां से बनेंगे। तो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बनेगा यहां पर, और ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा जाके। ध्यान दीजिएगा, जो बेस होता है वो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट एसिड में, और जो एसिड होता है कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है। तो ये जनरेट हो जाएगा। यहां पर जो है इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आता है कि उसकी नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन होती है कॉपर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जाके। तो उसको, इन रिएक्शंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बोर्ड में इन रिएक्शन से कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यहाँ हम जो है इनके रिएक्शंस को आपको बताते हैं, ध्यान देना कि कैसे ये रिएक्शन बैलेंस होंगी, और बैलेंस करना भी सीखेंगे। और जो है कितने मोल्स हैं वो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर कॉपर के कितने मोल्स लेने होंगे, नाइट्रिक एसिड के कितने मोल्स लेने होंगे, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं होता है, कुछ आपको मेमोरी में भी रखना पड़ता है। तो देखिएगा रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद Cu के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट जो कॉपर होगा वो हम लेंगे और डाइल्यूट HNO3 लेंगे, डाइल्यूट HNO3। तब इसमें हमें अमाउंट लेनी होगी नाइट्रिक एसिड की। कितनी अमाउंट लेनी होगी, जो है 8 मोल्स लेने होंगे, और कॉपर के 3 मोल्स लेने होंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉपर की यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, 0 है, ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर 0 शो कर रहा है। और अब ये क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा जाके, Cu जो है Cu+2 में कन्वर्ट होगा जाके, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा जाके। और HNO3 का क्या होगा, रिडक्शन होगा जाके। HNO3 का रिडक्शन और कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब कॉपर किस में जाएगा, Cu+2 में जाएगा, और HNO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। चलिए इसको जो है कंप्लीट करते हैं। देखिएगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस। तो अब यहाँ पर देखिए NO3 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, चार्ज कितना आता है, आपने देखा यहाँ पर -1 रहता है। तो -1 और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो -2, तो इसका ऑक्सीजन कितना आ जाएगा यहाँ पर, +2। और यहाँ कितना था, 0 था। तो 0 से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन। तो इसका तरह इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा जाके। वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, जब यहाँ पर हमने 8H लिए हैं तो वाटर के कितने मिलेंगे, 4 मोल्स मिलेंगे, 4H2O। और साथ में जो इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोड्यूस होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको मेमोरी में रखनी पड़ेगी कि जब कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। HNO3 जो है वो रिड्यूस हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ ले लीजिएगा, बनाइएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके मोल्स को बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास में 8N थे, तो 3 2 जा 6, 6N यहाँ हो गए, जबकि यहाँ पर 1N है तो 7 नहीं हो पाएगा। उसका तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मोल से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये सब बैलेंस हो गया है, देखिएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 ऑक्सीजन, और 4 यहाँ से 18 और 4 22, और 2 कितना 26। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 22 और 24। थोड़ी सा ऑलरेडी बैलेंस हो गया है पूरा। तो आपको इस तरीके से इसके मोल्स आपको याद रखने हैं। कॉपर के मोल्स आपको लेने हैं 1, कॉपर के मोल्स लेने हैं 3, और नाइट्रिक एसिड के 8 मोल्स लेने हैं यहाँ पर। ये आपको दिमाग पे रखना ही पड़ेगा, बहुत दिमाग पर, ये मेमोरी वाली चीज है। और प्रोड्यूस क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। कॉपर जो है कॉपर नाइट्रेट में ही कन्वर्ट होगा, अपनी +2 ऑक्सीजन स्टेट में हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद में ये तो हो गई डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन। जब हम उसके साथ में जाएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जाएंगे, तब क्या होगा? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जाएंगे तो हमें यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ HNO3 लेने पड़ेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3। तो कॉपर और कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन होगी। ये भी मोल्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि 1 मोल आपका कॉपर का होगा और 4 मोल्स कंसंट्रेटेड HNO3 के होंगे। तो यहाँ जनरेट क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होगा और कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, क्योंकि कॉपर का यहाँ पर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे ये किसमें जाएगा? +2 में जाएगा। इससे ये +2 में जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर Cu सिंगल है तो Cu का एक ही मोल बनेगा कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिएगा 4H है तो यहाँ से 2H2O निकल जाएंगे, वाटर तो निकलने ही है। इसके बाद में आप यहाँ क्या जनरेट होगा? NO2 जनरेट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मेमोरी वाली चीज है कि जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो NO2 जनरेट होता है, और जब डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन करते हैं कॉपर की तो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होगा। तो यहाँ पर NO2 जनरेट होगा जाके NO2। अब आप नाइट्रोजन को बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ कितने 2N और यहाँ 3N हो रहे हैं, यहाँ कितने 4 है, तो उसका मतलब यहाँ 2NO2 कर लो आप, तो आपका ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन को भी चेक कर लीजिएगा, 2 3 जा 6, 6 2 8, 8 और 4 कितने हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं, तो 4 3 जा 12, बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये रिएक्शन आती है, नीट वगैरह और IIT JEM, इनमें सब में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और NCERT भी इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है और अपने एग्जाम में ये इसको देता रहता है। कोई ना कोई नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हमेशा ही बोर्ड में आती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड का पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ये आपकी रिएक्शन विद कॉपर, किसकी रिएक्शन? HNO3 की रिएक्शन कॉपर के साथ में हुई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम जिंक की रिएक्शन समझाते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप जो है इसका आगे का पार्ट बताते हैं आपका, जब रिएक्शन विद जिंक, नाइट्रिक एसिड की जिंक के साथ में रिएक्शन बतानी है, तो इसी तरीके से मोल्स को हमें वहां पर भी ध्यान में रखना होगा। चलिए उसके बारे में बताते हैं आपको। रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक, Zn के साथ में रिएक्शन होगी किसकी? नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड की जो है जिंक के साथ में रिएक्शन होगी। पहले हम कराएंगे डाइल्यूट के साथ में और फिर कराएंगे कंसंट्रेटेड के साथ में। तो जिंक के मोल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, 4 मोल्स ऑफ जिंक लेना होगा, 10 मोल्स ऑफ HNO3 लेने होंगे। 4 मोल्स ऑफ जिंक और 10 मोल्स ऑफ HNO3। बैलेंस करना सीख लीजिएगा, क्योंकि बैलेंसिंग आपके अगला जो टर्म है उसमें डी ब्लॉक में आपको काम में आएगा, और हमेशा ही इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बैलेंसिंग काम में आएगा। तो बैलेंस करना जरूर सीखें, भले ही आपके जो है इस टर्म में बहुत ज्यादा बैलेंसिंग के ऊपर बात ना हो, लेकिन आप बैलेंसिंग को अच्छे से सीखिएगा। इसलिए हम हर रिएक्शन को बैलेंस करके भी आपको समझा रहे हैं। तो देखिएगा कि अब यहाँ पर जिंक की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? जैसे कि कॉपर हुआ था कॉपर नाइट्रेट में, वैसे ही जिंक जो है कन्वर्ट हो जाएगा जिंक नाइट्रेट में। तो 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस कितने? 5H कितने हैं? 10 है, तो 5 मोल्स ऑफ वाटर। बाकी क्या बनेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाकी का इसमें जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं बहुत सारे होते हैं, उसमें कौन सा ऑक्साइड यहां प्रिपेयर होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर N2O जनरेट होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस भी बोली जाती है, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस इसको ही बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, आप बैलेंस करके देख लीजिएगा। यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ N है, तो यहाँ 2 जो है 2 और यहाँ पर 2 और 4 जा 8N यहाँ हो गए, 2N यहाँ हो गए, 10 मोल्स ऑफ N हो गए।
10 एटम एन के कंप्लीट हो गए, और जिंक तो है ही क्योंकि 4Zn यहाँ, 4Zn यहाँ पर। ऑक्सीजन को और बैलेंस कर लीजिएगा। 30 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर चेक करिएगा। 4 2 जा 8 3 जा 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 और 5 29 एंड 1 30 ऑलरेडी बैलेंस है। तो आप में इसमें क्या जनरेट होगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है, लाफिंग गैस बनती है जब जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में कराई जाती है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में कराएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ में कराते हैं तो आपको जिंक नाइट्रेट और सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रस ऑक्साइड। जिंक नाइट्रेट तो कॉमन है दोनों ही रिएक्शन में, कॉपर नाइट्रेट भी कॉमन था, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए समझ में आ गई होगी आपको, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई है। अब कराते हैं इसकी रिएक्शन जिंक की HNO3 के कंसंट्रेटेड के साथ। 4 HNO3 यहाँ पर मोल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 इसके 4 मोल्स लेने पड़ेंगे, और जब इसके आप 4 मोल्स लेंगे तो आप जानते हैं कि जो है जिंक का तो एक ही मोल बनेगा जिंक नाइट्रेट, यहाँ 0 ऑक्सीजन स्टेट से ये +2 में कन्वर्ट यहाँ पे भी हुआ था, और यहाँ पे भी यही सिमिलर प्रोडक्ट आपका मिलेगा जिंक नाइट्रेट। तो आप इसको जो है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, प्लस 2H2O, क्योंकि 4 H है तो 2H2O बनेगा, और साथ में जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनेगा वो आपको फिर इसमें भी ध्यान रखना है, वो NO2 ही बनेगा। तो NO2 बना लो, याद रख सकते हैं। देखो जो कॉपर की जो सेकेंड रिएक्शन थी जो कंसंट्रेटेड, उसमें भी NO2 बना था, और जिंक की जो कंसंट्रेटेड की रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HNO3 की, उसमें भी NO2 जनरेट होगा। याद आपको रखना है कॉपर की डाइल्यूट रिएक्शन में जहां पर आपको NO मिला था, और जिंक की डाइल्यूट रिएक्शन में जहां पर आपको N2O लाफिंग गैस मिली थी। ये आपको चीजें दिमाग में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 2N और यहाँ पर एक N, कितने टोटल 4N थे, तो यहाँ 2NO2 कर लो, पूरा बैलेंस हो गया। देख लीजिएगा 2 3 जा 6 6 2 8 ऑक्सीजन, और 8 और 4 12 हो गए, 4 3 जा 12, पूरा बैलेंस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छे से समझिएगा और बैलेंसिंग को जरूर सीखिएगा, क्योंकि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी आप नीट IIT या इसके आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पर भी आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना पड़ेगा आपको। क्या बन रहा है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कितने मोल्स ले रहे हैं, सब कुछ मेमोरी का भी काम है इसमें। तो अब आप देखिएगा आपकी जिंक के साथ में रिएक्शन हो गई है। अब इसमें जो अगली प्रॉपर्टी